मैं कुमार मन्नू, आपका मेंटोर, आपका दोस्त, आपका मित्र, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और लैटिस एनर्जी हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से। हम लोगों के जो पढ़ने का तरीका है वो यही है कि हम अपन कोई भी टॉपिक उठाते हैं, चाहे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से एटॉमिक की, उसमें 11th के कॉन्सेप्ट के साथ अगर 12th के टॉपिक्स ऐड किए जा सकते हैं तो उसको मैं ऐड कर लेता हूं। इसका फायदा यह होता है कि एक तो 12th का लोड थोड़ा कम हो जाता है, और सेकंड कनेक्टिविटी बढ़ने से एग्जाम्पल्स ज्यादा करने का भी मौका मिलता है। थर्ड, ज्यादा एग्जाम्पल्स करने की वजह से आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होते हैं। और फोर्थ, अगर मैं ऐसा ना करूं, जो 11th की है उसको 11th में करूं, तो जो 12th की है उसको 12th में करूं, तो इससे कॉम्पिटिटिव फील नहीं आता, क्योंकि कंपटीशन में 11th और 12th के ऑप्शंस अलग अलग नहीं होते हैं। उसमें क्वेश्चंस में, आपके क्वेश्चंस में 11th और 12th दोनों के मिक्स्ड ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप मेरे इस स्ट्रैटेजी को समझते होंगे। मैंने बहुत बार बोला आप लोगों से। तो चलिए, लैटिस एनर्जी के फर्स्ट लेक्चर में जो आपको हमने पढ़ाया था, सबसे पहले लैटिस एनर्जी को उसमें हमने डिफाइन किया था, डेफिनेशन वगैरह हम लोगों ने किया था। डेफिनेशन करने के बाद लैटिस एनर्जी किस तरीके से बॉर्न हेबर साइकिल में, मतलब उसके साथ बॉर्न हेबर साइकिल में लैटिस एनर्जी का क्या इंपॉर्टेंस है, इक्वेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन हमने डिटेल किया था। इक्वेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन में हमने NaCl का पूरा कंप्लीट डिस्कशन किया था, एक एक वैल्यू को, चाहे वो इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन था कि आयोनाइजेशन था कि एफिनिटी था या बॉन्ड डिस्कशन था, सबका वैल्यू पुट करने के बाद हमने आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू निकाल के हमने आपको समझाया था कि स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड के बारे में हमने चर्चा करी थी। तो बहुत सारी चीजें पिछले लेक्चर में हुई थी। चलिए, आज हम लोग इस लेक्चर के फर्स्ट पेज में अब कुछ स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में जहां पे हमने आपको कहानी ड्रॉप किया, वहीं से एक बार फिर से लूं मैं। NaCl exists but NaCl2 not, why? तो अब आप इसका क्या लॉजिक देंगे? एक आयोनिक कंपाउंड इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि अगर आप NaCl2 बनाना चाहें NaCl के साथ, ये स्टेबल है और ये डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है बेटा, इसका मतलब क्या क्या हुआ जरा समझो। इसके इक्वेशन में हीट ऑफ फॉर्मेशन आपका नेगेटिव आएगा और इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन में आपका ये लार्ज पॉजिटिव आ गया। इस वजह से अब आपको एक्सप्लेन करना है कि दोनों में क्या आपको डिफरेंस होगा। तो जरा देखिए स्टेप बाय स्टेप। इसमें सबसे पहले सब्लिमेशन लगेगा, इसमें भी सब्लिमेशन लगेगा, प्लस मतलब लगना। इसके बाद आप इसमें आयोनाइजेशन देंगे 1 और इसमें आप आयोनाइजेशन देंगे 2। ये काफी लार्ज होगा, बहुत ज्यादा लार्ज होगा। क्यों? ड्यू टू सडन जंप। आपको समझ में आ रहा होगा, वेरी लार्ज पॉजिटिव। यही आपके इक्वेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन का वैल्यू डेल्टा एच एफ को पॉजिटिव किया है, वेरी लार्ज पॉजिटिव ड्यू टू सडन जंप। बाकी अगर आप देखें तो इसके पास जितना नेगेटिव है उससे ज्यादा इसके पास नेगेटिव है। जैसे पहले तो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए, यहां भी अगर D/2 लग रहा है तो यहां 2 मोल क्लोरीन है, इसलिए यहां पर बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी में D लगेगा। समझ रहे ना, क्योंकि 2 एटम 2 मोल्स चाहिए। इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -EA1 अगर क्लोरीन का रिलीज होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 मोल के लिए 2 लग जाएगा। देख रहे हो यहां ज्यादा रिलीज हो रहा, ये इसको फेवर दे रहा है। अब आ जाइए लैटिस। अगर यहां पे लैटिस NaCl का जो भी रिलीज होगा, यहां पे लैटिस और ज्यादा रिलीज होगा। हमने आपको पढ़ाया था, जिस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो वहां पर लैटिस एनर्जी और। तो ये 2 फैक्टर इसी को फेवर करेगा, दोनों नेगेटिव फैक्टर के। NaCl2 को ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, लेकिन ये अकेले इसको खा गया। तो ये तो मैंने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया। आप तो एक लाइन में बस लिखेंगे, देख करके ही आप जानते हैं NaCl2 एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर IE2 सडन जंप। तो आप बोलेंगे नॉट
NaCl2 is due to very large second ionization energy of sodium, which makes heat of formation पॉजिटिव। हमने अच्छे से चीजों को लिख दिया। उम्मीद है ये चीजें आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आई होंगी। हमने बहुत क्लियर लिख दिया कि क्यों ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव होगा। और हीट ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव कहां से आ गया? क्योंकि IE2 इसमें लग गया, जो काफी लार्ज पॉजिटिव। तो चलो ये हम निकल रहे हैं यहां से। अब अपन फैक्टर्स में आते हैं, ध्यान से। फैक्ट्स एंड एप्लीकेशंस। फैक्ट्स एंड एप्लीकेशंस आ जाओ। सबसे पहला ध्यान से, फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करेंगी? जैसे हम लोगों ने बेटा किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज, हमने किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, हमने किया हुआ फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हमने किया हुआ फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अब बारी है बेटा किस चीज की? फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। देखिए, वैसे आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक इस तरीके से, U नॉट मतलब लैटिस एनर्जी इज अ काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मतलब U नॉट इक्वल्स टू -K Q1 Q2 बाय R। पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से आप यहां से भी फैक्टर लिख सकते हैं, R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, Q1 Q2 चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। या अनदर वे, इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं, जरा अच्छे से समझिएगा। एक होता है U नॉट एक्सपेरिमेंटल, अच्छे से देखना दोस्त क्या मैं बोल रहा हूं, एक्सपेरिमेंटल, जो एकदम 100% करेक्ट, मतलब जिसमें प्रिसीजन लेवल बहुत ज्यादा हो, बट लेंदी होगा। लेंदी समझ रहे हो? मतलब लंबा चौड़ा होगा इसका कैलकुलेशन, लेकिन करेक्ट आएगा। और दूसरा U नॉट थियोरिटिकल, जो कम प्रिसाइज होगा आपका, मतलब उतना ज्यादा करेक्ट वैल्यू नहीं आएगा, बट कॉम्पैक्ट है। ये एक कॉम्पैक्ट मेथड है। कॉम्पैक्ट आप समझते हैं? एक कॉम्पैक्ट मेथड है, कंसाइज जिसको आप बोलते हैं। तो दो तरीके से आप लैटिस एनर्जी निकाल सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल, एक थियोरेटिकल। सर क्या बोलना चाह रहे हैं और क्लियर कर दीजिए। देखिए बेटा, इसको आप बॉर्न-हेबर साइकिल से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे जरा समझे। जब आपका इक्वेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन आप लिखते हैं, तो आप उसमें क्या डालते हैं? पहले इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एक एक स्टेप को डील करते हैं, फिर आयोनाइजेशन, फिर बॉन्ड डिसोसिएशन, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और फिर लैटिस एनर्जी। तो देयरफॉर लैटिस में से घटा दो किसको? सब्लिमेशन को, आयोनाइजेशन को, बॉन्ड डिसोसिएशन को, और एफिनिटी को। आप समझ रहे हैं? तो यहां से जो लैटिस एनर्जी आएगा वो बहुत करेक्ट आएगा, क्योंकि बॉर्न-हेबर साइकिल स्टेप बाय स्टेप मतलब एक्सपेरिमेंटल है, 100% एक्सपेरिमेंटल है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको एकदम चीजें करेक्ट देता है, एकदम करेक्ट देगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल है। एक एक स्टेप आप डील करते हैं और तब लास्ट में लैटिस एनर्जी लगाते हैं। अच्छे से मेरी बात को बेटा समझना। लेकिन ये लेंदी है, क्योंकि एक लैटिस के लिए सोचो कितनी चीजों की जरूरत है, और वो भी अगर 2+ वाला मेटल आयन है तब तो IE1 भी चाहिए और IE2 भी चाहिए। अगर 2- वाला एनायन है तो EA1 भी चाहिए, EA2 भी चाहिए, क्योंकि नेट EA1 EA2। तो समझिए कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये। लेंदी इसीलिए हमने बोला कि एक्सपेरिमेंटल बॉर्न-हेबर साइकिल से आएगा, ये करेक्ट होगा, 100% प्रिसीजन है इसमें, लेकिन ये लेंदी होगा। थियोरेटिकल जो है, इसी का ऑप्शनल मेथड ढूंढा गया। बॉर्न ने ही एक इक्वेशन तैयार किया थियोरेटिकल। देखो ये इक्वेशन क्या है, U नॉट थियोरेटिकल इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला तैयार किया, N0A Z + Z - E² बाई 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट आर इंटू 1-1/n। अच्छे से समझना बेटा, आपकी एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। पहले तो मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं अच्छे से कि ये जो आपका है वो थियोरेटिकल है, ये एक फॉर्मूला है, एक इक्वेशन है जो बॉर्न ने ही दिया है। बॉर्न लैंडे इक्वेशन इसको हम लोग बोलते हैं। थियोरेटिकल है। फॉर्मूला क्या है? एन नॉट ए जेड प्लस जेड माइनस ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू 1-1/n। बोलोगे कि सर इसमें तो इससे ज्यादा फैक्टर दिख रहा है, तो काहे का ये शॉर्ट में आ रहा है आपका, काहे का कॉम्पैक्ट हुआ, ये और लेंदी दिख रहा है। चीजें ऐसी कि इसमें बहुत सारी चीजें कांस्टेंट है, जैसे एन नॉट इज एवोगाड्रो कांस्टेंट। तो एवोगाड्रो कांस्टेंट हुआ तो मतलब क्या हुआ बेटा? एक मोल के लिए है वो, तो एक मोल के लिए है तो फिक्स हो गया। ए इज मेडुलेन कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्री। तो मेडुलेन कांस्टेंट हालांकि फिक्स नहीं होता, लेकिन फिर भी चलो काइंड ऑफ कांस्टेंट है। तो एन नॉट ए का लफड़ा हट गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप के लिख देते हो, वो भी कांस्टेंट है। परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ स्पेस एप्सिलॉन नॉट, ये भी चलो फिक्स हो गया। ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी फिक्स हो गया। तो मोस्टली चीजें इसमें तो फिक्स ही है। और एन जो है वो भी बॉन्ड रिपल्सन कांस्टेंट है। हालांकि इस इक्वेशन को बनाने के पीछे ग्रेविएशन वालों को, जैम जेआरएफ वालों को थोड़ा लंबा पढ़ना होता, उसमें एन के वैल्यू को भी पढ़ना होता और एन किस किस पर डिपेंड करता वो भी पढ़ना होता। बट जेई वालों को, नीट वाले को, इन लोगों को, एडवांस्ड वालों को एन के वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, बस इतना जानना कि कांस्टेंट है। तो इसमें मोस्टली चीजें कांस्टेंट है। तो आप यहां से एन नॉट मैंने क्या बोला? एवोगाड्रो कांस्टेंट। ए मेडुलेन कांस्टेंट, ठीक है, देखते जाना रे अच्छे से। ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एन बॉन्ड रिपल्सन कांस्टेंट, बॉन्ड रिपल्सन कांस्टेंट, और एप्सिलॉन नॉट समझते हैं परमिटिविटी ऑफ स्पेस। मतलब मोस्टली चीजें कांस्टेंट। तो बेटा अगर सारे कांस्टेंट को तू के लिख ले, कांस्टेंट को क्या लिख ले? के। अच्छे से ध्यान लगा, ये कांस्टेंट में चला गया, देख मैं स्टार लगा रहा हूं। देखो कौन कौन फैक्टर, ये एन नॉट गया, ए भी चला गया, ई स्क्वायर भी चला गया, और नीचे वाला भी टर्म चला गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चला गया, ये सब, और एन भी चला गया। तो आपका क्या बचेगा? के। जेड प्लस पहला कैटायन का चार्ज, जेड माइनस दूसरा एनायन का चार्ज Q2। तो के Q1 Q2 बाई आर। के सारे कांस्टेंट को अगर मैं के लिख दूं, Q1 Q2 बाय आर। और जेड प्लस कैटायन का चार्ज है, जैसे Na प्लस के लिए +1, Mg2 प्लस के लिए +2, और जेड माइनस एनायन का चार्ज है, जैसे F माइनस के लिए -1, O डबल माइनस के लिए -2। तो जब आप जेड प्लस और जेड माइनस मतलब कैटायन एनायन के चार्ज को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। समझ रहे हैं आप? ये नेगेटिव आ जाएगा बेटा। मतलब फॉर्मूला क्या बन गया? U नॉट थियोरेटिकल इक्वल्स टू -K Q1 Q2 बाय R। -K Q1 Q2 बाय R आ गया ना, पोटेंशियल एनर्जी के टाइप का इक्वेशन। इसीलिए मैंने पहले बोला था कि बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा कि पोटेंशियल एनर्जी है कैसे, और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। तो ये बढ़िया से एक्सप्लेन हुआ कि U नॉट थियोरेटिकल -K Q1 Q2 बाय R किस तरीके से हुआ। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। मैं अगले पेज में इसको और अच्छे से लिखता हूं। हमने आपको ये इस पेज में लिखा है, अच्छे से देखो, मेरी बात को सुनो। हमने आपको इस पेज में ये बोला है कि किन किन चीजों पर लैटिस एनर्जी डिपेंड करेगा। तो हमने बोला एक आप यहां से भी निकाल सकते हैं कि लैटिस एनर्जी इज अ काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यहां से भी आप लिख सकते हैं कि लैटिस एनर्जी किस किस चीज पर डिपेंड करता है। दूसरा हमने बोला आप एक एक्सपेरिमेंटल मेथड से, कौन बड़ा होता है? थियोरेटिकल, और एक्सपेरिमेंटल छोटा होता है। ये क्यों? तो ड्यू टू पोलराइजेशन। सर ये पोलराइजेशन आप बार बार लगा रहे हैं आजकल। जी हां, तो बहुत जल्दी आने वाला भी है। पोलराइजेशन की वजह से थियोरेटिकल वैल्यू बड़ा है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू छोटा है। एक्सपेरिमेंटल कैसे निकलता है? तो बॉर्न हेबर साइकिल से जो हमने पढ़ा है उसी में हीट ऑफ फॉर्मेशन को एक तरफ और लैटिस को एक तरफ करके हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। और थियोरेटिकल फॉर्मूला बॉर्न ने ही बनाया है, एन नॉट ए जेड प्लस जेड माइनस ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू 1 - 1/n। ठीक है, तो अब इसको मैं शॉर्ट में
फॉर्मूले को लिख करके और फिर फैक्टर्स को क्लियर करता हूं। पहले पेज को आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, जल्दी से कैप्चर करें प्लीज। जी आइए, अब सेकंड पेज में अपन डिस्कस करते हैं, पहले उस चीज को और क्लियर करते हैं। जो आपका यू नॉट थियोरेटिकल था, अब यहां से आप देख लो, मैंने बोला एन नॉट ए जेड प्लस जेड माइनस ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू 1 माइनस 1 बाय एन। हमने बोला मोस्टली चीजें कांस्टेंट है, तो यू नॉट इक्वल्स टू, ध्यान से सारे कांस्टेंट को लिख दिया, के कैटायन का चार्ज Q1, अनायन का चार्ज Q2 और बाई आर, और चूंकि इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा इसलिए माइनस के Q1 Q2 बाय आर। ठीक है, हमने ऑफलाइन क्लासेस के दौर में अपने बच्चों से कई बार एक चीज पूछी है, ऑनलाइन में भी मैं पूछ के देखता हूं। अगर मैं बोलूं, मैंने तो यहां पे क्लियर बोल दिया कि ये नेगेटिव जेड प्लस जेड माइनस की वजह से आया, इसका मतलब कोई और टर्म इसमें नेगेटिव नहीं है, वही वाला नेगेटिव आया, कोई और दूसरा टर्म नेगेटिव नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, एन नॉट नेगेटिव नहीं है, एवोगाड्रो कांस्टेंट है, सबको पता है। ए नेगेटिव नहीं है, चलो मैं बता देता हूं। किसी के दिमाग में आएगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव हो सकता है, तो ई स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव नहीं लेते हैं, फॉर्मूला में हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी नेगेटिव नहीं होता। आर तो लिख ही दिया हमने, तो क्या आपका ये सोचना नहीं बनता है कि एन की वजह से नेगेटिव होगा कि नहीं? तो मेरे को ये बताइए कि एन की जो वैल्यू होगी ये 1 से बड़ी होगी 1 से, या 1 से छोटी होगी? बॉन्ड रिपल्सन कांस्टेंट जो एन की वैल्यू है वो 1 से बड़ी होगी या छोटी होगी, मेरा यह सवाल है। आप सोचे अच्छे से। अगर किसी ने 1 के बराबर बोल दिया, वो तो वही वाले भाई साहब है जो नाली में के गैस से ना चमत्कार कर लेते हैं, मोदी जी ने जो बोला गया था, मोदी जी ने जो बोला था, ये वही वाले लोग हो सकते हैं। 1 के बराबर तो हो नहीं सकता, 1 बाय 1 किया तो 1 माइनस 1 0, तो कंप्लीट 0 हो गया। 1 से बड़ा या 1 से छोटा, ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन 1? सोचो, बहुत सिंपल है बेटा। अगर ये ध्यान से देखा, अगर ये 1 से छोटा हुआ तो 1 बाई लेसर देन 1 अगर आप करेंगे तो ये 1 से बड़ा हो जाएगा और ये चीज नेगेटिव हो जाएगी। तो कंप्लीट नेगेटिव पहले से ही थी, फिर लैटिस पॉजिटिव हो जाएगी। लैटिस पॉजिटिव होती नहीं है तो 1 से बड़ी लेनी होगी। 1 से बड़ी लेंगे तब तो नेगेटिव वाली वैल्यू कम और पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा, तो ये टर्म पॉजिटिव रह जाएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव बरकरार रहेगा। समझ में आया होगा? एन की जो वैल्यू होती है, एन वो 5, 7, 9, 10, 12 ये सब वैल्यू होती है। एनीवेज चलिए, उतना मसला था नहीं अपना। अब आते हैं यहां से फैक्टर्स अफेक्टिंग। सबसे पहले स्पष्ट दिख रहा है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, नहीं दिख रहा है? लैटिस एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा जितना प्रोडक्ट ऑफ चार्ज का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इसलिए लिखा हमने क्योंकि प्लस माइनस की वजह से तो माइनस ऑलरेडी आ चुका है। ये जितना प्रोडक्ट ऑफ चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा, मतलब यही तो मैंने बोला था आपको कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने से लैटिस एनर्जी ज्यादा होता है। FeO से ज्यादा Fe2O3 का, NaCl से ज्यादा लैटिस एनर्जी MgO की होगी और MgO से ज्यादा लैटिस एनर्जी SCN की होगी। SCN से ज्यादा लैटिस एनर्जी TiC की होगी। कैसे सर? +1 -1, अच्छे से देखना बेटा, +2 -2, +3 स्कैंडियम -3, टिटेनियम +4 -4, तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज बढ़ गया। तो चार्ज बढ़ने से, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज बढ़ने से लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, बहुत क्लियर है। सेकंड पे आ जाओ।
आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज, ध्यान से लैटिस एनर्जी साफ दिख रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर, ये लैटिस एनर्जी नेगेटिव में आती है, रिलीजिंग एनर्जी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर, आर मतलब आर प्लस जोड़ आर माइनस, या इसको ऐसे बोल सकते हो लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैटायन का साइज जोड़ना, क्योंकि आर यहां पर कहां से आता है, जरा सोचिए आर क्या होता है, वो क्रिस्टल में जो Na प्लस और Cl माइनस मतलब कैटायन एनायन की जो ये दूरी होती है, यही होता है ना जी, आर प्लस आर माइनस, यही कुल मिला के आर कहलाया आपका। तो चाहे कैटायन छोटा हो या एनायन छोटा या दोनों छोटा हो तो और अच्छा है। चलो इसको मैं करके दिखाता हूं। अगर आपसे पूछेगा बहुत सिंपल, LIF, NAF, KF, RBF, CSF पूछेगा बेटा आपसे इसमें किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, तो क्या बोलोगे, ऊपर जाने पर कैटायन चेंज कर रहा है तो R प्लस डिक्रीजेज, कैटायन का साइज डिक्रीज कर रहा है इसलिए लैटिस एनर्जी बढ़ेगी। अच्छे से देखना दोस्त, अगर मैं लिखूं KF, KCl, KBr, KI किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, तो आप बोलेंगे कि सर जैसे यहां पर कैटायन वैरी कर रहा था नॉट कांस्टेंट, सर यहां पर अनायन वैरी कर रहा है x माइनस नॉट कांस्टेंट, तो सर अनायन भी अपने को छोटा ही चाहिए, इसीलिए ऊपर जाने पर R माइनस डिक्रीज करने की वजह से सर अभी भी लैटिस एनर्जी बढ़ेगी। आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर मैं बोलूं, ठीक से देखो, अच्छे से देखना दोस्त, अगर मैं बोलूं NaF, Na2O, ध्यान से NaF, Na2O किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, ध्यान से कैटायन सेम है, एनायन का चार्ज बढ़ रहा है, उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। चार्ज वाला मैंने एक एग्जांपल लिया, यहां पे साइज वाला आपका एक एग्जांपल हुआ, ठीक है, साइज वाले मैंने दो एग्जांपल लिया, तो चलो ये भी साइज वाला क्लियर किया। तीसरा, अब इक्वेशन में तो कुछ और नहीं दिख रहा है बेटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ चार्ज और साइज के अलावा, लेकिन जिन चीजों पर साइज डिपेंड करता है उन चीजों पर तो डिपेंड कर जाएगा लैटिस। साइज किस पर डिपेंड करता है, बड़ा अच्छा टॉपिक, पुअरिंग ऑफ शिल्डिंग, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो। जरा सोचो अच्छे से, शिल्डिंग की पुअरिंग कब होती है, सर ये तो पता है हम लोगों को, जब n-1 D10 और n-2 F14 कॉन्फ़िगरेशन हो, इनर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, तो इस समय में अचानक से साइज में कॉन्ट्रैक्शन आता है, तो साइज में कॉन्ट्रैक्शन मतलब न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ने से अचानक लैटिस एनर्जी बढ़ जाएगी। एबनॉर्मली हाई लैटिस एनर्जी, एबनॉर्मली हाई लैटिस एनर्जी, आप समझ पा रहे होंगे पोरिंग ऑफ शिल्डिंग से। सर इसको एक एग्जांपल कुछ किया जाए, अच्छे से देखना दोस्त, NaCl, AgCl, यहां भी +1 -1, यहां भी +1 -1, लेकिन बेटा इसके पास 4D10 है, इसलिए इसके लैटिस एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। समझ गए होगे आप। एग्जांपल फिर से लेता हूं, CaCl2, ZnCl2, यहां भी +2 -1, यहां भी +2 -1, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज सेम है, बट इसके पास बेटा 3D10 है, जिंक 2+ के पास, इसीलिए लैटिस एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो आपको पुअरिंग ऑफ शिल्डिंग बड़े अच्छे से समझ में आया। अब 3 फैक्टर मेजर आपके सामने है लैटिस को प्रभावित करने वाला, साइज, चार्ज और पुअरिंग ऑफ शिल्डिंग। सबसे पहले चार्ज से क्वेश्चन को डील करें। आपके सिलेबस में जितने एग्जांपल्स आएंगे उसको सॉल्व करने के लिए मैं बोल रहा हूं, पहले साइज पे मत जाना, आमतौर पे बच्चे साइज पे चले जाते हैं, इसलिए उनका गलत हो जाता है। सबसे पहले मैंने प्रायोरिटी पे किसको बोला, क्या लेने के लिए, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज को सबसे पहले। सेकंड नंबर पे शिल्डिंग से डील करना है, जब ये से डील ना हो तो लास्ट में साइज से जाना है। सर एक एग्जांपल करवाइए ना, NaCl, ध्यान से देखो, AgCl, CaCl2, KCl, ZnCl2, देखो मैंने इसमें सब कुछ मिला दिया। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी किसकी होगी। आप बोलोगे कि सर आपने सिखाया है कि कोई उजलत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, पहले सर चार्ज को देखना है। तो चार्ज कहां पर ज्यादा है, 2 जगह, ZnCl2 और CaCl2, 2 जगह पर +2 चार्ज है।
जब चार्ज सेम हो, मतलब इन दोनों की बाकियों से ज्यादा होगी। अब जब चार्ज सेम हो बेटा, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि उस केस में तब पुअरिंग ऑफ शील्डिंग देखना है। तो इन दोनों में पुअरिंग ऑफ शील्डिंग किसके पास है? ZnCl2 के पास। समझ रहे हैं आप? इसीलिए सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी किसकी होएगी? ZnCl2 तब CaCl2। अब इन तीनों में फिर चार्ज सेम है, +1 - 1। तो सबसे ज्यादा अब किसकी होगी? जब चार्ज सेम हो तो शील्डिंग पुअर देखना। किसकी शील्डिंग पुअर है? AgCl। अब इन दोनों में बचा, इन दोनों में चार्ज सेम है, शील्डिंग भी किसी की पुअर नहीं है, कहीं डिटेल नहीं है। तो कौन सा फैक्टर? साइज। जिसका साइज छोटा वहां लैटिस एनर्जी ज्यादा, तो ज्यादा किसका होगा? NaCl तब KCl। उम्मीद है आपको मिक्स्ड टाइप का एग्जांपल करना अब आया होगा। अगर ये समझ में आया, पसंद आया, क्लियर भी चीजें, तो लाइक दबाएं, शेयर करें और बताएं कि हाँ सर आपका लेक्चर ये क्लियर हो रहा है प्लीज। और इसको स्क्रीनशॉट भी लें इस चीज का। स्टार ने लिखा है सर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान भटक रहा है बार बार। तो बेटा मैंने तो समझाया था ना कि उंगली पे कंट्रोल करना है, उंगली तो इधर से उधर करता होगा, इसीलिए तेरा ध्यान भटक रहा है। उंगली एकदम कंट्रोल, ऑनलाइन में उंगली पे कंट्रोल। एवरीथिंग इज क्लियर सर? ठीक है, चलिए बाकी सब लोगों का क्लियर। ठीक है, जिन लोगों ने भी पूछा। हाँ रॉक स्टार, बेटा एक काम कर सकता है, तेरे पास दो उपाय है। या तो इस उंगली को हटा ले तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, या इस उंगली को ऐसे मोड़ के सेलो टेप से देकर के बांध ले, उससे भी कंट्रोल हो जाएगी। ऑनलाइन में कंसंट्रेशन सब कुछ उंगली पर डिपेंड करता है कि तेरा उंगली जा कहां रहा है। समझ में आया? अरे चल देखा गया, बदमाश कहीं की। खूब मजा आता है बेटा, ऑफलाइन में आना, हाँ तब समझाएंगे कंसंट्रेशन कहां से आता है। जी, थर्ड पेज में अब फैक्टर्स हमने डील किया है, उसके बाद की कहानी। एक फैक्टर और है, एफिशिएंट पैकिंग ऑफ आयंस, जिसके बारे में सरकार बोलती है कि ये पैकिंग नहीं होनी चाहिए पैंडेमिक से बचने के लिए, 2 गज दूरी। लेकिन जितना कैटायन एनायन की पैकिंग, आयंस की पैकिंग ज्यादा होती है क्रिस्टल में, समझा जाता है कि लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा होती है। हालांकि इसका प्रभाव मेडुलम कांस्टेंट पे भी पड़ता है, लेकिन ये जो फैक्टर है, इस फैक्टर को समझना और लगाना थोड़ा मुश्किल है, काफी मुश्किल है। इन शॉर्ट में समझा देता हूं, आपको सिलेबस से चूंकि बाहर जाना नहीं है। U नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफिशिएंट पैकिंग ऑफ आयंस। आयंस की पैकिंग अच्छी होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। ध्यान से, अ वेरी लार्ज anion is stabilized by relatively large cation। ध्यान से देखेंगे, वाइस वर्सा भी आप लिख सकते हैं। ध्यान से, मैंने बोला कि एक काफी बड़ा एनायन इस तरीके से एक बड़े कैटायन के द्वारा स्टेबलाइज होगा, एफिशिएंट पैकिंग देगा। जैसे एग्जाम्पल में पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड, पॉली आयोडाइड, I3- पॉली आयोडाइड, ट्रायोडाइड,
HCl2 माइनस वगैरह वगैरह बहुत सारा है, हटाइए ना। क्या कहने का मतलब है, अगर एनायन, जैसे आप सिंपली बोलते हैं कि लैटिस एनर्जी, मैंने दो चीजें अब बोली, एक आप बोलते हो कि लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज, ठीक है। सेकंड मैंने बोला कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पैकिंग एफिशिएंसी, जितने अच्छे पैक हो आयन। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, LiO2, NaO2, KO2, RbO2, CSO2। थोड़ा सा मुश्किल है समझना, लेकिन ध्यान लगाएंगे तो समझ जाएंगे। मैंने बोला O2 माइनस और O2 2 माइनस, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड के बारे में, कि ये वेरी लार्ज एनायंस है, वेरी लार्ज एंड सॉफ्ट एनायन, सॉफ्ट है, पोलराइजेबल एनायंस है, ज्यादा ध्यान ना दें। तो आप अगर इसमें ऐसा लिखें, ये क्या है, M पर प्लस जोर O2 पर माइनस, M पर प्लस जोर एल्कली मेटल पर प्लस जोर O2 पर माइनस, ध्यान से देखें। तो अगर आप ऐसा कर दें कि ऊपर जाने पर R प्लस डिक्रीज करेगा, इसलिए लैटिस एनर्जी बढ़ जाएगा, तो आप गलत हो जाएंगे। यहां पर नीचे जाने पर R प्लस बढ़ने की वजह से पैकिंग अच्छी हो जाएगी, पैकिंग एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी, इसीलिए नीचे जाने पर लैटिस एनर्जी बढ़ जाएगी। सर क्या बोल रहे हैं? जी हां, सही बोल रहा हूं, जो आपने सुना वही बोल रहा हूं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, लेकिन इससे पहले एक बार और बोल दूं एक बात, समझ में आए तो बढ़िया है, नहीं आए तो और बढ़िया है। बहुत ज्यादा इस पर मारामारी नहीं करनी है, क्योंकि आयंस की पैकिंग वाले आपके सिलेबस में ज्यादा कभी कंपटीशन में नहीं पूछे जाते हैं। चर्चा है इस ब्लॉक में थोड़ा सा, इसलिए मैं हल्का सा जिक्र कर भी दे रहा हूं। तो कभी कभी क्या होता है, यही दो तीन एनायन के केस में अगर याद रख सकते हैं आप, एडवांस के लिए कुछ अच्छी तैयारी कर रहे हैं अच्छे रैंक के लिए, तो ये एक लाइन याद रख सकते हैं कि कभी कभी कुछ एनायंस जो काफी बड़े एनायन होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट एनायन और हार्ड एनायन दो तरीके के होते हैं, पोलराइजेबल होते हैं, आसानी से कोई कैटायन उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है। तो वैसे बड़े एनायन के केस में जब एनायन बड़ा तो कैटायन भी बड़ा लेंगे, तब पैकिंग अच्छी होगी और लैटिस एनर्जी ज्यादा मिलती है, तब फॉर्मूला पर डोमिनेट कर जाता है वो मेडुलेम कांस्टेंट का पॉइंट। तो ऐसा सारे केसेस में ना करें, कुछ ही सेलेक्टेड आपके सिलेबस के लार्ज सॉफ्ट और पोलराइजेबल एनायंस हैं। आप याद रखें ना, पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड याद रखें ना, काफी है। तो पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड का जब फॉर्मूला आया तो हमने ये नहीं लैटिस एनर्जी के लिए लगाया, जैसे ये क्या है, M पर प्लस तो O2 पर माइनस, सुपर ऑक्साइड। तो हमने ये नहीं लगाया कि कैटायन का साइज घट रहा है इसलिए लैटिस एनर्जी बढ़ गया, ये गलत हो गया। यहां एनायन आपका काफी बड़ा है, इसीलिए कैटायन कैसा चाहिए, बड़ा चाहिए पैकिंग के लिए। तो बड़ा कैटायन किधर मिलेगा, नीचे मिलेगा, डाउन द ग्रुप मिलेगा। तो हमने लिखा कि डाउन द ग्रुप जाने पर R प्लस इंक्रीजेज, कैटायन का साइज बढ़ेगा, इससे पैकिंग अच्छी होगी और लैटिस एनर्जी बढ़ जाएगा। तो आप इसको हर जगह ट्राई नहीं करेंगे, नहीं, आप कोई सुपरमैन नहीं है कि आपको पहले से आइडिया आ जाएगा, कोई क्रिस वाला आपके अंदर फैक्टर नहीं है, स्पाइडरमैन वाला फैक्टर नहीं है कि अर्थ के वाइब्रेट करने से पहले आपके अंदर एक इंट्यूशन आएगा, तो आपको नहीं पता चलेगा कि इस आयन में पैकिंग लगाने की नहीं। इसलिए पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड दो आयन याद रखें ना, काफी है आपके लिए, काफी है, वो भी काम नहीं होगा। लेकिन हाँ, चूंकि आपके सिलेबस में पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड पढ़ना होता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। तो ये अच्छे बच्चों के लिए ये एप्लीकेशन मैंने किया, बाकी हर किसी के लिए कोई जरूरी नहीं था, ठीक है। तो यहां पर चलो, इसको मैं बंद नहीं कर रहा हूं, एक एग्जांपल और लिख करके तब बंद कर दे रहा हूं। मतलब लैटिस एनर्जी LiO2 से ज्यादा, NaO2 से ज्यादा, KO2 से ज्यादा, RbO2 से ज्यादा, CSO2। किस फैक्टर के कारण, पैकिंग के कारण। लैटिस एनर्जी, ये तो सुपर ऑक्साइड मैंने लिया, O2 माइनस वाला, O2 डबल माइनस वाला भी ले लो, तो कैटायन में 2 आ जाएगा। Li2O2 से ज्यादा लैटिस एनर्जी Na2O2 की, Na2O2 से ज्यादा लैटिस एनर्जी K2O2 की, K2O2 से ज्यादा लैटिस एनर्जी Rb2O2 की, और Rb2O2 से ज्यादा लैटिस एनर्जी CS2O2 की। बाकी आप लोग उतना ध्यान ना दें। तो उम्मीद है थोड़ा तो समझ में आया होगा कि पैकिंग में मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा था, कभी कभी एनायन का नेचर होता है कि एनायन अगर काफी बड़ा हो, ठीक है, लार्ज हो, सॉफ्ट हो, पोलराइजेबल हो, मतलब
उसको तोड़ना आसान हो, तो उस केस में लार्ज एनायन को स्टेबलाइज करता है लार्ज कैटायन, उसके साथ ज्यादा अच्छी पैकिंग उसको मिलती है। ठीक है, तो जिधर कैटायन का साइज बड़ा होगा उधर लैटिस एनर्जी उस केस में ज्यादा होगी। उम्मीद है ये फैक्टर आपको समझ में आया होगा। तो चलो, हमने पहला काम किया फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी, इसमें बहुत सारे हमने एग्जांपल्स भी किए। अब सेकंड पर आइए, लैटिस एनर्जी सेकंड, अच्छे से देखें। स्टेबिलिटी या थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। हमने पिछले लेक्चर में आपको डील किया है ये कि एक आयोनिक कंपाउंड्स कब स्टेबल कहा जाता है, जब उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव हो। तो आप बोलेंगे कि सर आयोनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी तो आपने पिछले लेक्चर में लिख दिया था कि हीट ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव होना चाहिए, और सर ये ज्यादा तब होता है जब सामान्य तौर पर लैटिस एनर्जी नेगेटिव में ज्यादा होता है जनरली। हालांकि इसके अलावे और भी फैक्टर था, आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होनी चाहिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कम होनी चाहिए थी, जो पॉजिटिव था वो सब कम होनी चाहिए, लेकिन ये वाला फैक्टर जनरली सारे फैक्टर पर भारी पड़ जाता था, आपको याद ही होगा। सर कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लिया जाए। LiH, NaH, KH, RBH, CSH। अच्छे से देखना बेटा, आप देख रहे हैं 1m पर प्लस है और जो H माइनस है, हाइड्राइड, एल्कली मेटल के हाइड्राइड्स हैं ये। तो इसमें ऊपर जाने पर कैटायन का साइज घटने से, लैटिस एनर्जी बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। मतलब क्या हुआ बेटा, मतलब क्या हुआ, LiH को तोड़ना ज्यादा डिफिकल्ट होगा इररेस्पेक्टिव ऑफ CSH को तोड़ने, क्योंकि LiH में लैटिस एनर्जी ज्यादा है। और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। Li2O, Na2O, K2O, Rb2O, CS2O। क्या है ये, M पर प्लस और O पर डबल माइनस, ऑक्साइड है ना जी। तो ऊपर जाने पर कैटायन का साइज घटने से लैटिस एनर्जी बढ़ेगी, और लैटिस एनर्जी बढ़ने से स्टेबिलिटी आयोनिक कंपाउंड की बढ़ जाएगी। तो आप बताएं मेरे को, आपको यह सब समझ में अच्छे से आ रहा है या नहीं? और आप लाइक्स नहीं दबा रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक करें। फोर्थ पेज में हम लोग आ रहे हैं अब, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अब लैटिस एनर्जी के एप्लीकेशन में हम लोग चल रहे हैं, तो धीरे धीरे अब काफी इंपॉर्टेंट एरिया में हम लोग चल रहे हैं। तो फर्स्ट हमने किया फैक्टर्स अफेक्टिंग, और सेकंड में हम लोगों ने डिस्कस किया स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आप और भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं, और भी एग्जांपल ले सकते थे, CaH2, SrH2, MgH2, BaH2। अगर मैं बोलूं कौन कंपाउंड स्टेबल है, तो आप देख लें लैटिस एनर्जी कहां ज्यादा है, ऊपर जाने पर कैटायन का साइज घटने से लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड ज्यादा होगी। अगर मैं बोलूं FeO और Fe2O3 में किसको आप ज्यादा स्टेबल बोलेंगे, Fe2O3 को आप ज्यादा वो स्टेबल बोलेंगे, वगैरह वगैरह। इस तरह से आप लैटिस एनर्जी से आयोनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत डील कर सकते हैं। बाकी आप इसमें अगर एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो आपको पोलराइजेशन आना चाहिए। पोलराइजेशन जब आएगा तो फिर वहां से धीरे धीरे और चीजें हम लोग क्लियर करेंगे। नेक्स्ट आइए, ध्यान दीजिए, एप्लीकेशन नंबर थर्ड, ठीक से, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयोनिक सॉलिड्स। क्योंकि आयोनिक कंपाउंड तो सॉलिड ही मोस्टली होते हैं, इसलिए आयोनिक सॉलिड्स। लैटिस एनर्जी ज्यादा होने से, चूंकि आप समझ पा रहे हैं गैसियस कैटायन और गैसियस एनायन ने आपस में कॉम्बिनेशन के बाद सॉलिड कंपाउंड तैयार किया था, यही आपका आयोनिक सॉलिड था। तो इसमें आयंस जो आपके बंधे हुए हैं, आपके जो आयंस बंधे हुए हैं आपस में, एक्चुअली इसको बांधने वाली कौन एनर्जी थी, लैटिस एनर्जी। ध्यान से, इसको आयंस बॉन्डेड बाई U नॉट, लैटिस एनर्जी ने बेटा इसको बांधे हुए है आयंस को। तो क्रिस्टल में
तो अगर आप इसको चाहे सॉलिड में ना रहे तो जाहिर सी बात है जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होगा आयोनिक कंपाउंड का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना हो जाएगा जी लैटिस एनर्जी के। देखना बेटा अच्छे से, लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब आप आराम से एग्जांपल लगा सकते हैं। Na2 ध्यान से, NaCl से मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगी MgO की, MgO से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगी HCN की। अगर मैं लगाना चाहूं तो LiH की ज्यादा होगी NaH से, NaH की ज्यादा हो जाएगी KH से, के ऊपर जाने पर साइज छोटा होने से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं लगाऊं मेल्टिंग पॉइंट में KF, KCl, KBr, KI, एनायन का साइज छोटा, ऊपर जाने पर लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। बड़ा अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत कॉमन एग्जांपल मैंने लिया है। अगर मैं बोलूं कि FeO और Fe2O3 में किसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी, आप बोलोगे सर +2 +3, वही एग्जांपल सारी चीजें आते चले जाएंगे। क्लियर हो गया होगा आपका। चलो, तो लैटिस एनर्जी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड्स किया जो लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट एप्लीकेशन पे आता है, फोर्थ, बड़ा इंपॉर्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम नजरें जमाए रखे, नजरें बिल्कुल ना हटाए, क्योंकि वह ब्लॉक हम लोग डील कर रहे हैं, यहां से ब्लॉक का, ये सारे ब्लॉक के एग्जांपल्स हैं, इसलिए इसको देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन ऑफ मेटल नाइट्राइड्स, लैटिस एनर्जी से रिलेटेड टॉपिक मैं उठा रहा हूं। जैसे अगर आप मेटल को हैलोजन से रिएक्शन करा दो, हैलोजन नहीं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो MX बन जाएगा आयोनिक सॉलिड। ध्यान से बेटा, और ये स्टेबल होगा क्योंकि सारे के केस में हीट ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव आएगा। हाँ, ये सब स्टेबल आराम से बनता है। अब पॉइंट आओ, अगर मैं वहीं पर, ध्यान से, अगर मैं वहीं पर, और ये मेटल में मतलब दूसरे भी तो ले सकते हैं आप, जरूरी नहीं अल्केली लेते हैं, दूसरा भी ले सकते हैं, CaF2, CaCl2, BaBr2, MgF, I2F2, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब वहीं पर नाइट्राइड का ले लो। अब आप मेटल का नाइट्राइड बनाए, मेटल मान लो कैटायन M+ और नाइट्रोजन N/3-। अच्छे से देखिए, मेटल का नाइट्राइड, तो मेटल पर क्या ले लिया हमने, M+, ठीक है, और कैटायन और एनायन N/3-। तो फॉर्मूला क्या बना, M3NM, ये आपका मेटल नाइट्राइड हुआ, मेटल नाइट्राइड हुआ। अब इस प्रोसेस के हीट ऑफ फॉर्मेशन को जरा आप फील करें, जो भी आप एग्जांपल लें। सबसे पहले तो मेटल का सब्लिमेशन एनर्जी, उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी। अब नाइट्रोजन की तरफ आए तो पहले तो नाइट्रोजन का आपको बेटा बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, 945 किलो जूल पर मोल, बहुत ज्यादा है, वेरी लार्ज। सोचो कितना ज्यादा लगेगा। तो अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर आ जाओ। अब जब ये आपने तोड़ा, नाइट्रोजन गैस बना, इसके बाद जब आप 3 इलेक्ट्रॉन गेन करोगे तो इस प्रोसेस में पहला एफिनिटी भी पॉजिटिव होगा, दूसरा और बड़ा पॉजिटिव होगा, तीसरा महा बड़ा पॉजिटिव होगा, कुल मिला के ये वेरी वेरी लार्ज पॉजिटिव हो जाएगा। है बेटा, आपको हमने पढ़ाया है, फर्स्ट एफिनिटी से ज्यादा सेकंड एफिनिटी पॉजिटिव होता है, सेकंड से ज्यादा थर्ड होता है मैग्नीट्यूड वाइज, तो काफी बड़ा। मतलब अब ये दोनों फैक्टर बहुत बड़ा पॉजिटिव हो गया। अब लास्ट में लैटिस रिलीज होगी, तो जरा सोचिए, ये दोनों इतना बड़ा पॉजिटिव होगा कि इसको नेगेटिव कराएंगे आप तभी ना कंपाउंड होगा रे। तो इसको नेगेटिव करवाने के लिए लैटिस छोटा चाहिए कि बड़ा चाहिए, या बहुत बड़ा चाहिए, बहुत बड़ा चाहिए। देखो ये दोनों फैक्टर तो कैटायन से इसको लेना देना ही नहीं है, ये तो नाइट्रोजन का पार्ट है, चाहे सोडियम लगे कि मैग्नीशियम लगे कि लिथियम लगे कि कोई मेटल लग जाए कि टीन लग जाए, ये तो नाइट्रोजन का ना पार्ट है दोस्त, वो तो सब में लगना है, बॉन्ड डिसोसिएशन और एफिनिटी।
सामान्य तौर पर बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी कोवैलेंट बॉन्ड का 200 से 450 मतलब 200 टू 400 450 100 यही सब किलो जूल पर मोल के ऑर्डर में रहता है। जहां पर अगर आप हैलोजन लेते हैं तो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी जरा सोचिए, मैक्सिमम क्लोरीन की होती है 240 और मिनिमम फ्लोरीन आयोडीन की 150 टू 240 किलो जूल पर मोल के रेंज में, चाहे आप फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी ले। और वहीं पर आप नाइट्रोजन का जब लेते हैं तो 1000, जरा सोचो कितना बड़ा पॉजिटिव कर दिया। ऊपर से जब आप इसमें एफिनिटी लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट नेगेटिव है पीरियोडिक टेबल में इसी चारों का। जरा सोचे दोस्त, इसी चारों का हाईएस्ट नेगेटिव है पीरियोडिक टेबल में, हमने पढ़ाया। जबकि इसके केस में एफिनिटी देखो बेचारा, नेगेटिव तो दूर जाए, पहला ही पॉजिटिव, दूसरा और बड़ा पॉजिटिव, तीसरा और भी बड़ा पॉजिटिव। कुल मिला के मेरे कहने का यह मतलब है, अगर किसी मेटल को नाइट्रोजन से रिएक्ट करके मेटल नाइट्राइड बनाना है तो यह कहानी उतनी आसान नहीं है, यह बनना उतना आसान नहीं है जितना आसान मेटल का हैलाइड बनना है। क्योंकि वहां पर लगने वाली एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं है, यहां लगने वाली एनर्जी बहुत ज्यादा है। पर्टिकुलरली कौन कौन एनर्जी बहुत ज्यादा है? एक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो 1000 के रेंज में, जो बहुत बड़ा पॉजिटिव है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड का पॉजिटिव वैल्यू का सम। मतलब नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना नाइट्राइड में यही मुश्किल है काफी। इसीलिए इतने पॉजिटिव लगे हुए ज्यादा एनर्जी को कंपेंसेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए आपका नेगेटिव भी बहुत ज्यादा चाहिए। कौन नेगेटिव? लैटिस। अब लैटिस नेगेटिव कब मिलता है ज्यादा? हमने तो आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ाया, नजरें जमाए रखें। ये काफी फ्रीक्वेंट बेसिस पर ये एप्लीकेशन एक कंपटीशन में आता है। तो आप जरा सोचिए, इतने हमने बोला कि इतने बड़े पॉजिटिव को कंपेंसेट करने के लिए आपको क्या चाहिए? लैटिस को बहुत बड़ा नेगेटिव करना होगा, बहुत बड़ा नेगेटिव करना होगा बेटा, तभी तो सारा पॉजिटिव मैनेज होकर के फाइनल जो हीट ऑफ फॉर्मेशन का सम होगा वो नेगेटिव आएगा। तो लैटिस को बहुत बड़ा नेगेटिव करना है तो लैटिस किन चीजों पर डिपेंड करता है? जरा सोचो, हमने फैक्टर आपको दिखाया है। लैटिस डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज पे। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इसका मतलब हाई होना चाहिए, मतलब 1+1- मुश्किल है, उससे ज्यादा होना चाहिए। 1+ मुश्किल है, नाइट्राइड पर तो 3- है, कैटायन का भी प्लस चार्ज बढ़ाओ। 1+ वाला Na+Rb, समझ रहे हैं आप? Na+K+Rb+Cs+ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मतलब ये लोग नाइट्राइड नहीं बना पाएंगे। और साइज भी छोटा चाहिए, इन लोगों का साइज भी बड़ा है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इतने बड़े पॉजिटिव वैल्यू, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और एफिनिटी जो पॉजिटिव है लार्ज, इसको कंपेंसेट करके ओवरऑल हीट ऑफ फॉर्मेशन को नेगेटिव बनाना है। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव तो अकेले जिम्मेदारी लैटिस से डील होगी। इसका मतलब आपको बेटा लैटिस काफी लार्ज पॉजिटिव चाहिए। अब लैटिस बहुत ज्यादा लार्ज पॉजिटिव नेगेटिव कहां से आएगा? तो जिन फैक्टर पर लैटिस डिपेंड करता है उसको एक बार मेमोराइज करो कि किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, इसका मतलब वो ज्यादा चाहिए। साइज, इसका मतलब वो छोटा चाहिए। एल्कली मेटल इन शॉर्ट बोलूं तो नाइट्राइड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं लिथियम छोड़ के। जरा सोचो, आपसे कंपटीशन में पूछा जाता है क्यों सोडियम पोटेशियम रेबिडियम सीजियम नाइट्राइड नहीं बनाते हैं? ये एकदम फ्रीक्वेंट बेसिस पर कंपटीशन में आने वाला क्वेश्चन है। क्या जवाब होगा? Na+K+Rb+Cs+ पर ना तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, ना ही साइज छोटा है इन कैटायंस का। इस वजह से जब ये नाइट्राइड बनाना चाहेंगे तो इतना लैटिस एनर्जी लिबरेट नहीं कर पाएंगे कि नाइट्रोजन का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो लार्ज पॉजिटिव है इसको मैनेज कर दे। इनका लैटिस एनर्जी ही कम हो गया इस कॉम्बिनेशन का। किस कॉम्बिनेशन का? Na+K+Rb+Cs+ वाले नाइट्राइड कॉम्बिनेशन का। इसीलिए इनके नाइट्राइड्स नहीं बनते हैं। जबकि लिथियम का नाइट्राइड बन जाता है। तो क्या पॉइंट है, क्यों लिथियम का नाइट्राइड बन जाता होगा? चार्ज तो बहुत ज्यादा नहीं है। एक्चुअली Li+ का साइज काफी छोटा होता है, हमने पढ़ाया है। Li+ और Mg2+ इक्विवेलेंट साइज के होते हैं। तो चूंकि Li+ का साइज काफी छोटा होता है तो वहां मोर और लेस इतना लैटिस एनर्जी नाइट्राइड कॉम्बिनेशन में रिलीज हो जाएगा कि हीट ऑफ फॉर्मेशन को नेगेटिव बना लेगा। मैं इसको शब्दों में अच्छे से
लिखता हूं अगले पेज में। आप मेरे को बताएं क्या नाइट्राइड वाला ये मसला क्लियर हुआ आपका या नहीं, प्लीज बताएं। जी, तो आइए आज के लेक्चर में अब हम लोग नाइट्राइड वाले में थोड़ा सा और हाथ आजमाएं और चीजों को क्लियर करें ध्यान से। लेट फॉर्मेशन ऑफ एल्कली मेटल नाइट्राइड्स। हाँ, उससे पहले मैं ये चीजों को लिख देता हूं जो मैंने बोला है ध्यान से। सो टू मेक द डेल्टा HF हीट ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव, lattice energy should be excessively large। क्या होना चाहिए? काफी अत्यधिक। फिर वेरी हाई और लार्ज, यू नॉट ऑलवेज फेवर्ड बाय, हमेशा किस चीजों से मिलेगा? एक, जेड प्लस जेड माइनस का मैग्नीट्यूड ये ज्यादा हो, मतलब चार्ज, दैट इज मोर आयन चार्ज। और दूसरा, कैटायन का साइज या आयन का साइज छोटा हो, दैट इज स्मॉल आयन साइज। ये फैक्टर से जो है आपका नहीं हीट ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि इससे लैटिस एनर्जी काफी नेगेटिव मिलेगा आपको। अब मैं लेता हूं लेट फॉर्मेशन ऑफ एल्कली मेटल नाइट्राइड्स, मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेबिडियम, सीजियम, इन लोगों का रिएक्शन नाइट्रोजन से, तो बनना चाहिए Li3n, Na3n, K3n, Rb3n, CS3n। हमने बेटा आपको समझाया अकेले ये बनता है और इनमें से बाकी कोई नहीं बनता है। इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव है, इसलिए ये लोग एग्जिस्ट नहीं करते हैं। हमने क्या एक्सप्लेन किया? आपसे पूछेगा क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप बोलिएगा ड्यू टू स्मॉल Z प्लस एंड लार्ज R प्लस, U नॉट ऑफ these nitrides are insufficient to make overall डेल्टा HF नेगेटिव। अब तो बेटा क्लियर हो गया हो, इसको नेगेटिव ये नहीं बना पा रहा होगा क्योंकि इनका चार्ज भी आपका कम ही है और सबसे बड़ी बात है साइज बड़ा है। तो Li3n में ऐसा क्या हुआ? वाइल फॉर Li3n की बात करें, इसके लिए क्या हुआ? तो हमने बोला स्मॉल साइज ऑफ Li प्लस रिजल्ट्स सफिशिएंट और लार्ज नेगेटिव U नॉट टू मेक हीट ऑफ फॉर्मेशन सफिशिएंटली नेगेटिव। नहीं जी, ये आराम से नेगेटिव बना दिया होगा, इसीलिए बनेगा। मतलब अमोंगस्ट एल्कली मेटल्स, ध्यान से बेटा, अमोंगस्ट एल्कली मेटल्स सिर्फ कौन नाइट्राइड बनाएगा? ओनली लिथियम फॉर्म्स नाइट्राइड। नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन हुआ और हमने एक्सप्लेन किया। देखो लैटिस एनर्जी, अब कहां से कहां चीजों को मैंने कनेक्ट किया, जरा फील करो। कंपटीशन ऐसे ही चलता। टॉपिक था पीरियोडिक टेबल, बट इसमें हमने खींच के लाया एस ब्लॉक को। जरा आप समझे, अब रियलाइज करें। और एस ब्लॉक का कंटेंट भी आपका यहां डील हो गया, एस ब्लॉक इजी भी हो गया
और आप इसको समझ भी गए एग्जाम्पल के साथ, तो आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ। बट अगर मैं लैटिस एनर्जी सिर्फ पढ़ा देता, डेफिनेशन लैटिस एनर्जी का क्या होता है और उसके एप्लीकेशंस जो पार्ट करवाता हूं मैं ब्लॉक में, वो ब्लॉक वाला एप्लीकेशंस ना करवाऊं, अब फिर कुछ महीनों बाद जब एस ब्लॉक में जाए आपको याद भी नहीं रहा होगा मैंने यहां क्या बोला था। आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, फील नहीं कर पाएंगे, टाइम तो इतना ही लगेगा या इनफैक्ट 2 पैसा ज्यादा ही लग जाए, बट आप फील नहीं कर पाएंगे। इसीलिए लोग इनऑर्गेनिक को रटते हैं, लोग इनऑर्गेनिक को रखते जाते हैं। क्यों? क्योंकि टॉपिक को मतलब वो एप्लीकेशंस लेके नहीं डील कर पाते हैं, थियरी को अलग अलग करके पढ़ते हैं, तो वो फील नहीं कर पाएंगे। फिर जब आप एस ब्लॉक में जाएंगे तो ये वाली चीजें वहां जाते जाते आप भूल जाएंगे, तो आप कहां से कनेक्ट कर पाएंगे? आपका कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा, नहीं कनेक्ट हो पाएगा, आपको बोरिंग लगेगी, आप खुद नहीं पढ़ना चाहेंगे, आप टीचर का फीडबैक खराब कर देंगे। उससे बेहतर है टीचर अपना फीडबैक खराब करे, तो टीचर पढ़ाते ही नहीं है बेचारे, वो अपना फीडबैक से बच गए, खराब तो नहीं हुआ, कम से कम बोल दिए इनऑर्गेनिक क्या पढ़ना, रट लेना। लेकिन नहीं बेटा, जैसे ऑर्गेनिक इंपॉर्टेंट है वैसे फिजिकल इंपॉर्टेंट है, वैसे इनऑर्गेनिक इंपॉर्टेंट है। और कुछ मामलों में इनऑर्गेनिक थोड़ा अलग है। किस मामले में अलग है? अगर आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी है तो फिजिकल और ऑर्गेनिक पर ग्रिप ऑलरेडी काफी अच्छी बढ़ जाएगी, पहला फायदा। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप केमिकल बॉन्डिंग का भरपूर उपयोग करते हैं। बेसिक लेवल पर तो बच के निकल जाएंगे, लेकिन एडवांस लेवल पर बिना अच्छी केमिकल बॉन्डिंग के आप कुछ नहीं कर सकते। फिजिकल केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक के रिएक्शंस, इनऑर्गेनिक के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज, ये सब अगर आपको नहीं आएंगे तो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स जब भी आएंगे फिजिकल में तो फिर आप उलझ जाएंगे। तो एक तो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिजिकल और ऑर्गेनिक को बेटर करता है। दूसरा, फिजिकल और ऑर्गेनिक या आप मैथ, फिजिक्स, बायो कोई भी सब्जेक्ट से अगर इनऑर्गेनिक को कंपेयर करें तो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। यहां एक ही चीज होता है, देखिए, मुस्कुराइए और टिक लगाइए। सर मतलब क्या है, जरा इलैबोरेट कीजिए। मतलब यह है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपको फैक्ट्स याद है, अगर आपने अच्छे से एग्जांपल्स करे हुए हैं, तो क्वेश्चन देखेंगे, मुस्कुराएंगे और सॉल्व नहीं करेंगे, अपने आप वो दिमाग में बन जाएगा आपको, और आप आराम से जाकर के ओएमआर शीट पर टिक लगाएंगे, कलर करेंगे उसको। तो देखिए, मुस्कुराइए और टिक लगाइए। और अगर आपको नहीं पढ़ा हुआ तब भी यही लागू होता, देखिए, मुस्कुराइए, अरे ये तो मेरा पढ़ा हुआ ही नहीं है, और टिक लगाइए। फर्क में क्वेश्चन पेपर पढ़ के इसमें टिक लगा लेता हूं, ये मेरे से सॉल्व नहीं हुआ। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट ऐसा है, देखिए, मुस्कुराइए और टिक लगाइए। आता है तो भी, नहीं आता है तो भी। इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस काफी कम टाइम में आप सॉल्व करेंगे, और जब आपका क्वेश्चन बनने लगता है तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप यदि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होते हैं तो उनको हमेशा ये बोला जाता है कि पहले केमिस्ट्री सॉल्व करो, और सोचो अगर केमिस्ट्री में 2 4 5 इनऑर्गेनिक अगर सॉल्व कर लिए, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से जैसे वीरेंद्र सहवाग को 2 4 5 6 बॉल शुरू में लूज पकड़ा जाए, उसके बाद शोएब अख्तर हो कि कोई हो, कि वकार यूनिस हो, कि एलन रोनाल्डो, कोई हो, सबको वो धो दे अच्छे से। आप समझ पा रहे मेरी बातों को? कॉन्फिडेंस आपका ये बढ़ा देता है, समय आपका बचाएगा। तो इनऑर्गेनिक बहुत अलग तरीके का सब्जेक्ट है, लेकिन इसको पढ़ने का तरीका बहुत सटीक चाहिए। इसके पढ़ने के तरीके में आपको लिंक करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी थियरी अलग है और एग्जांपल्स अलग है। थियरी इसका कहीं और पढ़ना है, केमिकल बॉन्डिंग थियरी, एक्सपेरिमेंटल नहीं है, आप समझ रहे हैं? लेकिन पूरा केमिकल पीरियोडिक टेबल अलग चीज है। मतलब, लेकिन इन सब, ये सब टूल्स है, औजार है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड औजार है। केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल और कोऑर्डिनेशन, जिसको लोग सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, ये औजार है, टूल्स है। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है जेन्युइनली। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, जिसको लोग नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं? वो औजार वाला टॉपिक अलग है, ये टॉपिक अलग है। हम लोग क्यों इंटरेस्टिंगली उसी को ज्यादा पढ़ते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। जो टॉपिक में इसका इस्तेमाल है, इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम वही उठाते हैं जो यहां ब्लॉक में पढ़ना था। इधर 3 चैप्टर को लो, पीटी, बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, और इधर बाकी इनऑर्गेनिक के 7 चैप्टर को ले लो। तो इन 7 चैप्टर्स के एग्जाम्पल्स उठा के इन 3 चैप्टर को पढ़ते समय अलग अलग जगह हम लोग डालते चले जाते हैं। इससे अपना मेमोरी भी अच्छा होता है। भूलते भूलते भी अगर आप मेरी क्लासेस रेगुलर करते हो, एकदम रेगुलर करो, सब भूल भी जाओ ना, तो जितना एग्जाम में आएगा उससे ज्यादा बचा रहेगा आपके पास, गारंटी देता हूं। सब भूल जाओ तब भी इतना आपके पास बचेगा, जितना एग्जाम में है उससे ज्यादा तुम्हारे पास बचेगा। अब यार क्या चाहिए, क्वेश्चन लिखवा दे खुल के, यही आएगा बेटा, यही पर।
ये कर दें, ये मुनासिब है? नहीं, फिर लर्निंग कहां जाएगी? वो भी कर सकता हूं कि यही 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 सिर्फ याद कर लो, इसी में से कुछ आएगा, इसी को पढ़ लो, इसी में से कुछ वो भी कर सकता हूं। लेकिन वो क्यों नहीं करता हूं? वो इसलिए नहीं करता हूं कि अगर वो कर दिया तो भाई साइंस कैसे चलेगा? कंपटीशन तो निकाल लोगे, लेकिन लर्निंग का क्या होगा? कौन दवाएं बनाएगा? कौन मेडिसिन रेडी करेगा? कौन इलाज करेगा? कौन रिसर्च करेगा? तो रिसर्च में तुम्हारा इंटरेस्ट कब आएगा? जब तुमको सब्जेक्ट आएगी, कि जब तुम कंपटीशन पास करोगे। कंपटीशन क्रैक करना इज अनदर थिंग और रिसर्च करना इज अनदर थिंग। कुछ बनाना, कुछ इवॉल्व करना इज अनदर थिंग। किसी चीज को इवॉल्व करने के लिए, किसी चीज के सिंथेसिस के लिए तजुर्बा की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा तजुर्बा की जरूरत होती है। इसलिए बेहद जरूरी है कि आपको कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, सिर्फ नंबर लाने नहीं आना चाहिए। बेटा नंबर का कोई काम नहीं होता है, कोई काम नहीं होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ ही सालों तक आपके मार्क्स, आपने कितने मार्क्स लाए, क्या हुआ नहीं हुआ, प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ ही दिनों तक यह सब मैटर करता है। मैंने जब बोर्ड का पेपर दिया था तो मेरे बोर्ड में मैथ्स में 95 98 मार्क्स थे। आज क्या उसका काम हो रहा है? क्या उसका काम हो रहा है आज? बताइए, मेरे प्रैक्टिकल लाइफ में उसका क्या काम हो रहा है? आप एक एमएससी पास टीचर से भी केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स सीखते हैं और एक आईआईटीएन से भी सीखते हैं, क्या कुछ ज्यादा आप सीख जाते हैं? ऐसा कुछ हुआ है क्या? आपको पता भी होता है क्या कि आपके कौन टीचर का एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है? कितना पता होता है आपको? तो नॉलेज भी जरूरी है, उसी पर तो सब कुछ टिका हुआ है। तो उम्मीद है मेरी चीजें आप समझ पा रहे होंगे। कुछ नेटवर्क इश्यूज हो सकते हैं, मानता हूं, बट स्टेबल हो जाएगा धीरे धीरे। अब आइए, तो मैं इसको नेट्राइड वालों को मैं टर्मिनेट करने जा रहा हूं। इसको देखिए किस तरीके से, अच्छे से देखिए। अब मैं 1A में मैंने बोला कि सिर्फ लिथियम ही नेट्राइड बना, कौन बना सकता है? अब जरा सोचे, अब जब आप 1A से 2A पर गए इन एलिमेंट्स पर, तो अब तो सबसे पहले कैटायन का साइज भी बेटा घट गया। मैंने बोला कि 2A में कौन कौन एलिमेंट आपका नेट्राइड बनाएगा। अच्छे से देखना बेटा, आप बढ़िया से देखना, 2A में कौन कौन नेट्राइड बनाएगा। तो 1A से जब आप 2A पर गए तो एक तो कैटायन का साइज भी काफी छोटा हो गया, Li+ से छोटा हो गया Be22+, Na+ से छोटा हो गया Mg2+, K+ से छोटा है Ca2+, Rb+ से छोटा है Sr2+, और Cs+ से छोटा है Ba2+। तो R+ घटने से भी लैटिस एनर्जी बढ़ता है, अच्छे से देखना, और चार्ज भी बढ़ गया, 1+ से 2+, चार्ज बढ़ने से भी लैटिस एनर्जी बढ़ता है। इसका मतलब है कि अब जब आप इनको नाइट्रोजन से कंबाइन करेंगे तो अब सारे के सारे नेट्राइड बनाएंगे। बेटा क्लियर तो हो गया होगा अच्छे से रे? क्यों सारे के सारे नेट्राइड बनाएंगे? क्यों सारे के सारे नेट्राइड बनाए होंगे? ये तो दोस्त आपका क्लियर काफी अच्छे से हुआ होगा, क्योंकि इन सब में अब आपका सफिशिएंट U0 है, ड्यू टू स्मॉल R+ एंड लार्ज Z+। इसीलिए अब इसमें अगर स्टेबिलिटी डील की जाए तो ऊपर जाने पर कैटायन का साइज घटने से लैटिस एनर्जी बढ़ेगी, और लैटिस एनर्जी बढ़ने से दोस्त स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आपने क्या सीखा? आपने क्या सीखा दोस्त? आपने सीखा कि सोडियम प्लस नाइट्रोजन का नो रिएक्शन, लेकिन उसी के पीरियड का मैग्नीशियम प्लस नाइट्रोजन का आराम से Mg3N2 बनेगा, और उसी पीरियड का एल्यूमिनियम का नाइट्रोजन से रिएक्शन तो और भी आराम से एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाएगा, +3 -3 +2 -3, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज और बढ़ गया तो और आसानी से बढ़ेगा। आप मेरी बात को समझ गए होंगे
कि क्यों एल्कली मेटल से सिर्फ लिथियम ही नाइट्राइड बनाता है, जबकि आराम से 2A का सारा एलिमेंट नाइट्राइड बनाएगा, 3A का सारा एलिमेंट नाइट्राइड बनाएगा। ये चीजें अब क्लियर भी होंगी आपकी। तो बहुत बढ़िया एप्लीकेशन। हमने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एल्यूमिनियम का नाइट्राइड बनता है, ये पी ब्लॉक का मैटर है। मैग्नीशियम का नाइट्राइड बनता है, ये एस ब्लॉक का मैटर है। सोडियम का नाइट्राइड नहीं बनता है, ये भी एस ब्लॉक का मैटर है। लिथियम का नाइट्राइड बनता है, ये भी आपका एस ब्लॉक का नाइट्राइड मैटर है। तो आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज का लेक्चर हम उम्मीद करते हैं आपको काफी मजा आया होगा, सीखने को बहुत सारी चीजें मिली होंगी। लैटिस एनर्जी महज हमने एक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के तौर पे नहीं पढ़ाया, पीरियोडिक प्रॉपर्टी के तौर के लैटिस एनर्जी में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक वगैरह से हमने काफी सारे एग्जांपल्स भी डील किए। एक छोटा सा एप्लीकेशन और भी इसमें लगा सकते हैं आप, हार्डनेस ऑफ आयोनिक कंपाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैटिस एनर्जी। जहां जहां लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी वहां कंपाउंड की हार्डनेस ज्यादा होगी। LIF की ज्यादा होगी, NAF से NAF की ज्यादा होगी, KF से KF की ज्यादा होगी, RBF की ज्यादा होगी, CSF से। NaCl से ज्यादा हार्ड होगा MgO से ज्यादा, काफी ज्यादा हार्ड होगा Al2O3। Al2O3 कोरंडम बहुत हार्ड होता है, काफी ज्यादा हार्ड। अगर कोरंडम का इस्तेमाल ग्लास में, कुछ ग्लास बनाने में किया जाता, अच्छे क्वालिटी की कोई वॉच होती है, जैसे मेरी वॉच है तो मेरी वॉच में कोरंडम की ग्लास है, तो कोरंडम ग्लास होने से क्या होगा, ये स्क्रैच प्रूफ हो जाएगा कंप्लीट। इसको आप वॉल पे लेंगे और कितना भी इसको रगड़ेंगे कहीं भी तो इस पे स्क्रैच नहीं आ सकता, क्योंकि कोरंडम होगा। Al2O3 की लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा लैटिस एनर्जी होने से हार्डनेस उस कंपाउंड की ज्यादा है। तो अगर वो चीजें मिला दी जाती है ग्लास में तो ग्लास हार्ड हो जाता है, स्क्रैच प्रूफ हो जाता। कभी क्लासरूम में आओगे तो घड़ी को खोल करके मेरे वॉच को दीवार पे रगड़ के दिखा दूंगा, समझ में आ जाएगा। तो एनीवेज, हार्डनेस ऑफ आयोनिक कंपाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैटिस एनर्जी, ये भी एक एप्लीकेशन है। तो लैटिस एनर्जी का हमने सारा कुछ पढ़ाया। अब आप वीके जायसवाल की बुक निकाल करके आराम से पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बाकी सारे टॉपिक्स को आप आराम से सॉल्व करें। लेवल 1, लेवल 2 जहां जहां है सब सॉल्व कर जाएं, उसमें कहीं कुछ ना छोड़े। ऑफलाइन क्लासेस नहीं, ये ऑनलाइन क्लासेस है, तो मैं क्रॉस चेक तो नहीं कर सकता हूं, ना आपको डांट सकता हूं कि आपने क्या बनाया नहीं बनाया। या आपकी ईमानदारी पर दोस्त पूरी की पूरी निर्भर करती है कि आप खुद के लिए कितना काम करते हो। तो प्लीज ये काम खुद के लिए करें, ये आपको मजबूती देगा, ये आपका कॉन्सेप्ट अच्छा करेगा, ये आपके कंपटीशन में आपका मार्क्स बढ़ाएगा, ये आपके कंपटीशन में कॉन्फिडेंस लाएगा, जिससे दूसरे सब्जेक्ट के भी मार्क्स अच्छे होंगे, आपका रैंक बेटर करेगा, आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छे कॉलेज मिलेंगे, अच्छा लाइफ सेटल होगा, एक्सपेरिमेंट करेंगे, बढ़िया जगह अच्छा रिसर्च करेंगे, देश का नाम करेंगे। और जब आपका नाम अच्छा होगा तो थोड़ा सा कुमार मन्नू का भी कुछ अच्छा हो जाएगा। कभी तो बोलोगे यार मन्नू भी ठीक ठाक पढ़ाता था, मेरा भी नाम हो जाएगा। कोई बुक लिखोगे, कभी फेमस हो गए मान लो तुम लोग, तो किताब में कुछ लिखना ना लिखना, एक लाइन जरूर लिख देना, मन्नू भी ठीक ठाक ही लड़का था, अरे दोस्त हम उसी में मेरा कल्याण है। तो दोस्तों जम के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, पूरा दिल जान लगाइए, ऑनलाइन को ऑफलाइन की तरह लीजिए और इस पेंडेमिक को एक चैलेंज के रूप में लीजिए, अपने एकेडमिक को गड़बड़ाने ना दीजिए। अच्छे बच्चे इंतजार नहीं करते हैं कि ऑफलाइन खुलेगी कि क्या होगा, ऑफलाइन क्लासेस करनी है कि क्या करनी है। अच्छे बच्चे एकदम ईमानदारी से मोबाइल फोन पर अपने एकेडमिक्स को इन्हीं उंगलियों से कंट्रोल करते हैं, उन लोगों से काफी बेहतर कंट्रोल करते हैं जो थोड़ा सा भी मन न लगे तो यूट्यूब पे बाहुबली के इसी सीन की वजह से बाहुबली सुपरहिट हो गई थी। मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक हाइड्रेशन एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच।